अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे ख्याल इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो चुका। मैं आप लोगों की स्टूडेंट हूँ। जितने लोग बैठे हुए मेरे से मोस्टली सीनियर लोग हैं एज में माशाल्लाह से। और थैंक यू सो मच ईमा साहब, आपने ये इतना वंडरफुल जो है सेशन आप कंडक्ट कराते हैं हर दफ़ा। तो आज बेसिकली मैं कुछ चीज़ें जो है रूटीन में जो कम्युनिटी में प्रिवेल करती हैं उनका आंसर नहीं होते, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। तो ये मेन जो प्रॉब्लम है विद समवन विद अल्सर, ये टर्शरी केयर में जाने से पहले ना हमारे पास फिजिशंस के पास आता है। और यकीन करें कि ये बड़े सफ़र करते हैं लोग कि ना तो इनसे चला जाता है, नॉर्मल एक्टिविटी कम हुई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर कोई एक भी मतलब हम अच्छी तरह मैनेज कर पाए तो ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। और ये इल्म को दूसरों की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है सर। तो ये बिल्कुल आप कंफर्टेबल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हर चीज़। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आप कहीं पे भी मुझे रोक के पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है। ये बिल्कुल ऐसे आपस की बात है हमारी, कोई फार्मल लेक्चर नहीं है, बिल्कुल आपस की बात है। जो हम रूटीन में देखते हैं वही चीज़ें मैंने इधर रखी हैं। जो पेशेंट मेरे पास आए ये उन्हीं का डाटा है, उन्हीं की तस्वीरें हैं, उन्हीं की सारा कुछ है, यानी उन्हीं में से मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने कोई किताबी चीज़ नहीं लेके आया हूँ सर। हाँ जी, ये मैं बता चुका। दिस इज़ पेशेंट प्रेजेंटेड टू मी विद क्रोनिक वीनस अल्सर। ये इनिशियली 1-2 सेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद का है। तो इससे आगे पिक्चर्स और भी आएंगी, लेकिन ये बड़ा मतलब क्रोनिक वीनस अल्सर है जो कि नॉन हीलिंग फेज़ में था। तो ये एक पेशेंट था मेरे पास प्रेजेंट किया। एक ये खातून थी 30 इयर्स ओल्ड लेडी विद 4 किड्स, और शी वाज रिफ्यूज्ड ट्रीटमेंट एनीवेयर। मतलब ये क्रोनिक नॉन हीलिंग मल्टीपल अल्सर्स थे इनके, और ये शी वाज नॉट बीइंग ट्रीटेड एनीवेयर के उनको कह दिया था कि जी आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जस्ट ज़ख़म की सफाई रखें और आप रहें, नो सर्जरी नो इंटरवेंशन फॉर दिस लेडी। एंड पे मैं इसके रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने ट्रीटमेंट के बाद किए हैं। तो दीज आर मल्टीपल पेशेंट्स, दीज आर ड्यू टू क्रोनिक वीनस अल्सर या क्रोनिक वीनस इनसफिशेंसी भी हम कह सकते हैं, क्रोनिक वीनस हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये सेम चीज़ें हैं कि जो वेरिकोज वेंस की वजह से ये चीज़ें मिलती हैं। ये ओरिजिनल पेशेंट्स हैं जी जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं रूटीन में। जी सर, दोनों तरफ हो सकते हैं सर। इट में भी जी सर मोस्ट कॉमन साइड मीडियल साइड है सर, लेकिन लेटरली होती है। लेटर जो शॉर्ट सेफनस वेन की वजह से होता है वो लेटरल साइड पे जी अनकॉमन है, लेटरल साइड पे अनकॉमन है, यू आर राइट। अच्छा जी, क्रोनिक वीनस अल्सरेशन के मल्टीपल काजेज़ होते हैं। क्रोनिक अल्सरेशन के मल्टीपल काजेज़ होते हैं, जिसमें इस्कीमिक होता है, डायबिटिक फुट की वजह से अल्सर हो जाते हैं, क्रोनिक वीनस अल्सर होते हैं, ट्रामा, मैलिग्नेंसी और मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें जो 70% जो वीनस क्रोनिक अल्सर हैं लिम्ब के ऊपर, फुट के ऊपर या लोअर लेग के ऊपर, 70% ड्यू टू दी वेरिकोज वेंस होते हैं सर। दीज आर ड्यू टू वेरिकोज वेंस। ये जो इंटरनेशनल डाटा कह रहा है, मतलब हमारी अपनी बात नहीं है। तो उसमें जो है 70% काजेज़ क्रोनिक वीनस इनसफिशेंसी या वेरिकोज वेंस उसकी काज होता है। तो मेन हम उसको देखेंगे, थोड़ा सा बाकियों को भी टच करेंगे साथ साथ, और कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली ये पेशेंट जो है ना फर्स्ट आता है हमारे पास, हमारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनके पास आता है। अच्छा, उधर से डायरेक्शन लेता है कि अब क्या करूं, किधर को जाऊं, क्या करूं। अच्छा, वो किसी और के पास जाता है, किसी हकीम के पास चला जाता है तो वो पट्टियाँ पे लगा देता है। मतलब इस तरह से पेशेंट ना वांडरिंग उसकी सफरिंग बढ़ती रहती है। कैन यू इमेजिन, जब मैंने शुरू किया तो शुरू में एक पेशेंट ऐसा भी आया जो 1 महीना मेरे ही हॉस्पिटल में LGH में एडमिट रहा, उसमें स्किन वार्ड में, मल्टीपल बायोप्सीज़ की, कल्चर्स किए, एंटीबायोटिक लगाए। उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ और अभी भी मैं जानता हूँ, अभी भी वो मेरे पास आता होता है। 1 महीना वो मतलब वहाँ पर डरमा में एडमिट रहा। उसके बाद वो ना अल्सर हील होना था, पट्टियों से ना हुआ, तो वो फिर फिरते फिराते मतलब इस तरह से हो गया। इस तरह मेरे पास ना सारे पेशेंट्स की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो इस तरह की ये नॉर्मल यानी कि चीज़ें होती हैं, बेचारे सफ़र करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है जो मैं कहता हूँ इस फोरम पे हम कर रहे हैं बेसिकली।
हाँ जी, इसमें अल्सर को जब हम ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसके काज को भी, पैरेलल बेसिकली ये चलती है ट्रीटमेंट के, काज क्या है उसको भी ट्रीट करना है, जो कॉम्प्लिकेशन आ चुकी हुई है, कंडीशन इस वक्त है उसको भी ट्रीट करना है, और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से भी प्रिवेंट करना है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अच्छा, मीनवाइल पेशेंट चल फिर रहा होता है, वो बेसिकली एक नॉन कंप्लाइंट फेज़ में होता है कि यार मैं ज़िंदगी तो चलानी है ना, अगर कोई अर्निंग है, कोई काम करता है तो वो काम जारी रखेगा। तो इसलिए इसको जो मेन कंपोनेंट है इसका ट्रीटमेंट का, वो मेरा मेडिकल एजुकेशन है, जो कि मैं पेशेंट को एजुकेट करता हूँ कि ये आपका मसला है, जिस तरह ऐनक लग गई है इस तरह ये ट्रीटमेंट चलेगी, तो यू आर सपोज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो पेशेंट एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके आउटकम मोर वेलेस होते हैं। तो ये हम जी पैरेलल ट्रीट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द काज, जो कि अब हम देख रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं, अगर आर्टीरियल इंसफिशेंसी है वो हो सकती है, कोई टीबी हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो हम काज को ढूंढेंगे साथ साथ और उसको ट्रीट करेंगे, साथ साथ अल्सर को भी ट्रीट करेंगे सर। असेसमेंट ऑफ द काज में डायबिटीज़ हो सकती है, आर्टीरियल वीनस ट्रामेटिक या इन्फेक्शन, टीबी हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, तो सबको हम पैरेलल लेके चलते हैं जी। कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे उसका एक्टिव कंडीशन को देखने के लिए कि इसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है, उसकी हम वेज बायोप्सी करवाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाउ टू डू, मसलन वीनस डुप्लेक्स स्कैन करवा लेंगे, सीटी एनजीओ करवा लेंगे लिम्ब की, और बायोप्सी करवाएंगे मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए। अच्छा, ये प्लान में हमारे एट दी एंड जब ये अल्सर क्लियर हो जाएगा फ्रॉम इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों से, तो फिर हम स्किन ग्राफ्टिंग भी करेंगे, एट टाइम्स करनी पड़ जाती है, बड़ा अल्सर के लिए करनी पड़ जाती है, जिस तरह के अल्सर मैंने आपको दिखाएं। तो ये सारा हमारे जहन में होगा कि हमने मल्टी मोडलिटी लेके चलना होता है सर। डायबिटीज़ है तो उसको हमने मैनेज करना है, बाकी चीज़ें हैं तो उसको भी देखना है, वीनस अल्सर है, वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करना है, आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है तो देखना है कि हम उसको कोई स्टेंटिंग कर सकते हैं या कि बेस्ट मेडिकल थेरापी एडवाइज्ड होती है। आर्टीरियल इंसफिशिएंसी में क्या आप मेडिकल थेरापी पे रखते हो, वेज़ोडाइलेटर्स देते हो, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स देते हो, प्लेटलेट इनहिबिटर्स देते हो, तो वो सारा कुछ साथ चलाना है सर। दीज आर मल्टीपल पेशेंट्स। ये मेरा आगे इसी तरफ हम चलेंगे वीनस इंसफिशिएंसी की तरफ। ये ओरिजिनल पेशेंट्स हैं जी जो ट्रीट कर रहे हैं। ये मेरा सेटअप, ये मशीन, सारा कुछ मैं इसमें आगे आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, जो वेरिकोज वेन्स हैं ना, दीज आर फ्रॉम टाइनी वेरिकोज वेन्स। ये मेरे ख्याल आपको नज़र आ रहा है इस पर? हाँ, ये बिल्कुल इनिशियल फेज़ है जी, C2 है ये, C1 नहीं है। C1 पे बिल्कुल स्ट्राया होते हैं, उसके बाद ये C2 है। इस तरह ये डिफरेंट स्टेजेस हैं वेरिकोज वेन्स की। ये C4 देखिए कि जिसके ऊपर बोटल नेक डिफॉर्मिटी है, जो कि नीचे लेग में मैंने दिखाया भी हुआ है, साथ इसके एक्टिव अल्सर भी है, तो ये C6 में चला जाता है। तो एवरी स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स या नॉन हीलिंग अल्सर हम इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। करंटली जो पाकिस्तान में अवेलेबल मोडेलिटीज़ हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, लेज़र है, MWA है, सर्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रेंड इन ऑल मोडेलिटीज़। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मतलब कम होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं डॉपलर में प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उसके बाद इन सब चीज़ों में प्रॉपरली ट्रेंड हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम डूइंग माय वर्क ओवर LGH। ये एक और पेशेंट है जी जो कि प्रेजेंट किया। ये इनिशियल मैपिंग की मैंने इसकी, उसके बाद ये दूसरी लेग है इसी पेशेंट की। ये डॉपलर है जो कि रियल टाइम मेरे पास पेशेंट डॉपलर करवा के आता है। कैन यू इमेजिन कि मेरे रेडियोलॉजी के दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं। 50% ऑफ द रिपोर्ट्स गलत होती हैं, बिकॉज उसके ऊपर जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है वो कर नहीं पाते बेचारे। अच्छा कहते हैं यार रिपोर्ट दे दी, बाकी देखी जाएगी। तो मैं डॉपलर में सबसे पहली ट्रेनिंग जब स्टार्ट किया ना, ट्रेनिंग पहले मैंने डॉपलर में ली और अपना परचेज़ करके गाड़ी में रखा। वो हैंड हेल्ड है सर, हैंड हेल्ड नहीं मतलब पोर्टेबल है, लैपटॉप की तरह का, तो आई कैन मूव इट एवरीवेयर। अच्छा जी, इसका हम जब इनिशियली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसकी पल्सेस पल्पेट करते हैं, उसको देखते हैं कि इसका आर्टीरियल कंपोनेंट तो नहीं है, और डुप्लेक्स एग्जामिनेशन के ऊपर हम DVT को रूल आउट करते हैं। अगर DVT है और साथ अल्सर है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अल्सर को तो हमने डील करना ही करना है, लेकिन DVT के साथ अल्सर को डील करना इट इज़ टफ जॉब। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, लेकिन ये भी डील हो जाती है।
हम मैप आउट करते हैं सुपरफिशियल वेंस को, उसके बाद रिफ्लक्स को देखते हैं कहाँ से आ रहा है, किसी परफोरेटर से है या मेन वेल्व इसके इनकॉम्पिटेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोकेट करके फिर इसको अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मेडिकल थेरापी है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग दे देंगे या क्रेप बैंडेज। अच्छा, क्रेप बैंडेज इसकी जो है ना नीचे से पाँव से ऊपर को हम करनी होती है, ठीक है जी, ये आगे वीडियो आएगी उसमें दिखाएंगे। उसके बाद मिनिमल इन्वेसिव ऑप्शंस में लेज़र एब्लेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, MWA है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लियोथेरापी है, मैकेनो केमिकल एब्लेशन है, ग्लू क्लोजर है, जो पाकिस्तान में ग्लू क्लोजर नहीं है, ना ही मैकेनो केमिकल एब्लेशन है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रेंड इन दैट। सर्जिकल ऑप्शंस हैं। इवन मैंने मेरे जो काफ़ी सारे पेशेंट थे जिनको रिकरेंट थी सर्जरी के बाद तो कुछ भी नहीं, सर्जन हाथ जोड़ लेंदा है या कहता है जी तुसी जाओ किसी और को, तो मतलब कुछ भी नहीं बचता। देन देयर कम्स अल्ट्रासाउंड, रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है जी। तो इसकी इंडिकेशन क्या है जी, जिस तरह मैंने पहले दिखाया कि C1 से लेके C6 तक एनी स्टेज ऑफ डिजीज़ वी कैन ट्रीट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रीटेड मोर देन 1600 पेशेंट्स इन जनरल हॉस्पिटल एंड प्राइवेट। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा सक्सेस रेट अच्छा है और इसमें रिकरेंस नहीं है, रेदर दैन रिपीट ऑफ सेशंस होते हैं, रिपीट ऑफ सेशंस करने पड़ते हैं। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिजीज़ है तो आपको 4 से 5 सेशन भी करने पड़ जाते हैं, बट इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? स्लाइड भी थी जल्दी से निकल क्लासिफिकेशन, सीप क्लासिफिकेशन की, हाँ जी, सीप क्लासिफिकेशन उसका ना एक पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये C0 है, कोई पैल्पेबल वेन्स नहीं है, ठीक है जी। C1 के अंदर माइनर स्ट्राया और स्किन के ऊपर जो है ना ब्लूइश डिस्कलरेशंस वगैरह होती हैं और वेन्स नज़र आती हैं आपको, वो भी ट्रीटेबल हैं। अच्छा, वो दैट इज़ आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़, वो इतनी होती नहीं है, उसके नीचे बहुत बड़ी वेन्स होती हैं, तो स्किन के ऊपर थोड़ी सी आई होती हैं सर। अच्छा, उसके बाद C2 है वेरिकोज वेन्स प्रॉपर, जो कि ऑब्वियस हैं, क्लिनिकली नज़र भी आ रही हैं, पैल्पेबल भी हैं। C3 में साथ एडिमा भी है। C4 में पिगमेंटेशन, जिस तरह ये इन्होंने ये लेग दिखाई हुई ना सर, इसके अंदर पिगमेंटेशन है, बेसिकली ये C4 है। C4 में 2 तरह की फिर उसकी फर्दर उसने डिवाइड किया है। C4A में सिर्फ पिगमेंटेशन है, C4B में स्किन भी थिक हो जाती है, जिसको हम लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कहते हैं सर। तो वो ये देखें नीचे स्किन ना इसकी थिक हुई ये वाली जगह, ये नज़र आ रही है सर, हाँ जी, तो ये स्किन थिक हुई हुई, इसको C4B हम कहेंगे। हील्ड अल्सर है तो C5 होगा, नॉन हीलिंग अल्सर है C6 होगा। इसकी सीप स्टेजिंग में एटियोलॉजी भी है, एनाटमी भी है, पैथोलॉजी भी है, लेकिन मैं एक सिंपल आप लोगों को बता रहा हूँ कि वी कैन डील एनी स्टेज। बेसिकली ये C स्टेजिंग है, सीप की सारी वो फिर डिटेल में असेस करके आप फाइनल बनाते हो कि इसकी C इतना है, E इतना है, A इतना है, ये है, और P पैथोलॉजी, ये फैक्टर्स हैं। वो सारे फैक्टर्स रूल आउट करते हैं स्क्रीनिंग में सर हम। स्टेजिंग में जो बंदा पहले आपके पास आ जाता है उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं सर, ऐसे ही है। सॉरी। अच्छा जी, इसमें कंट्रा इंडिकेशन तो आपको पता चल गया कि हर तरह की पोस्ट थ्रोम्बोटिक भी, इवन जिनको DVT हुआ हो उनको भी हमने मैनेज किया, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, कंट्रा इंडिकेशन, DVT इज़ ए रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन फॉर हायर सेंटर्स या स्पेशलाइज्ड सेंटर्स के लिए रिलेटिव है, लेकिन बाकियों के लिए जो न्यू वन है उनके लिए एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि DVT को वो इन्हेंस कर, उन्हें नहीं पता कि हमने किधर जाना है, कौन सा टारगेट करना है, तो वो उसको फिर हम कंट्रा इंडिकेशन में गिनते हैं रिलेटिव। प्रेगनेंसी एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन, और ओबेसिटी अगेन रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन है। ओबेसिटी में की हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, दुनिया में यही चल रहा है। DVT में हम कंजर्वेटिव ऑप्शन करेंगे सर, DVT में पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होती है, जिसमें अगर साथ अल्सर भी है तो अल्सर के साथ तो ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाती है ना सर, तो उसको फिर हम पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम को मल्टीपल सेशंस सर्जरी नो कंजर्वेटिव में क्या करेंगे? बस बैंडेज करेंगे, साथ स्क्लेरोथेरेपी करेंगे सर। लेजर का रोल हो सकता है? लेज़र नहीं, क्योंकि इतना हमें वो लेंथ नहीं मिलती उसकी वेन की। लेज़र के लिए हमें थोड़ी सी लेंथ चाहिए होती, तो स्क्लेरोथेरेपी इज़ अ सेफ ऑप्शन। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, ये लास्ट वीक में बैठा हुआ था, CMH के एक कंसल्टेंट हैं वास्कुलर सर्जन,
वो भी यही कह रहे थे कि यार पोस्ट थ्रोम्बोटिक डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, तो पोस्ट थ्रोम्बोटिक हम करते हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसमें पेशेंट को ना टोटली 70% इसमें मैनेजमेंट में पेशेंट का रोल है। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करता, अगर एक केस है मैं डिस्कस करूँगा आपसे उसके साथ कैसे चला। तो सर ये कुछ इसके जो इसमें जो STS है, ये जो इंजेक्शंस हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी नहीं बनता, या UK से आते हैं या इंडिया से आते हैं सर। हमारे पास जो इंडियन इकनॉमिकल पड़ता है तो वो यूज़ करते हैं, और इस बेस्ट प्रोमिसिंग रिजल्ट्स हैं सर इसके। ये एक वीडियो है जिसमें मतलब एक पेशेंट ये वाला स्टैंडिंग में है, तो इसको पहले मैंने मैप आउट किया है सर, उसके बाद ये इसकी मैंने प्रॉपर डुप्लेक्स किया है सर। SFJ इनकॉम्पिटेंस थी, ये इसमें शो भी किया हुआ है। ये वेल्व इनकॉम्पिटेंट है, ये जो वीडियो में नज़र आ रहा है सर। और उसके बाद ये मेरे ओरिजिनल मेरे मतलब मैंने किया है डॉक्टर, मैंने डाटा अपना ही रखा हुआ है सर। ये सर फॉर्म बनाया मैंने इसका, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं आपको फॉर्म का जो है दिखाता हूँ कि ये हाउ इट वर्क्स। ये इंजेक्शन को मैं मिक्स करता हूँ एयर के साथ, तो इसका फॉर्म बन जाता है सर। तो ये फॉर्म फिर जो है ना टारगेट किया होता है कि कहाँ पे मैंने इसको इंजेक्ट करना है, वो टारगेट अल्ट्रासाउंड की मदद से या डॉप्लर की मदद से करता हूँ, वैसे नहीं करता, ताकि पेशेंट को जी सर मैक्सिमम कैनोला, नीडल, बटरफ्लाई, मल्टीपल चीज़ें सर मैं यूज़ करता हूँ। तो उसमें जो जहाँ पे यूज़ होनी हो सॉरी क्लिनिकल स्टेजिंग, फिर इसकी जो डुप्लेक्स की मदद से मैं स्टेजिंग करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ कि वेंस कहाँ पे है, कहाँ पे ट्रबल है, उसको कैसे मैनेज करना है सर। तो ये एक टोटल मतलब जो है ना टारगेटेड होता है, ऐसे ही रैंडम नहीं होता कि कहीं पे भी लगा दें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये फॉर्म टिसारीज मेथड है सर, तो ये इसमें रियल टाइम में हम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें क्रेब नीचे से पाँव की तरफ से ऊपर को कर रहे हैं, ये इसकी राइट डायरेक्शन है, ताकि ब्लड स्क्वीज़ हो जाए, एडिमा। ऊपर से अगर नीचे को करेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा सर। जी सर। इसकी कंट्रा इंडिकेशन आपको बता दिए, सिर्फ प्रेगनेंसी है और कुछ भी नहीं है इसकी कंट्रा इंडिकेशन। कंक्लूजन ये है कि दुनिया में ना बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कर ही ये रहे हैं, जहाँ पे इकॉनमी का इशू भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। वेस्ट में तो लेज़र टॉप पे है, ठीक है जी, उनका इशू इकॉनमी का नहीं है, वो इंश्योर्ड होते हैं, वो जाते हैं करवाते हैं आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इकॉनमी इज़ ए बिग डील, तो इसको इकनॉमिकल, ये मोस्ट इकनॉमिकल वे है। आउटकम इन टर्म्स ऑफ रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इज़ प्रोमिसिंग, पेशेंट कंप्लायंस और फॉलो अप एक्सीलेंट है। पेशेंट को पता होता है ना कि मुझे कुछ भी नहीं होना, जब 2 टीके लगने में वापस आ जाना है, तो मैं बेहतर भी हो रहे हैं दिन ब दिन, तो पेशेंट की कंप्लायंस बड़ी अच्छी है। लेकिन उसको एजुकेट करना पड़ता है, पहले उसको इस बात पे लाना बड़ा मुश्किल है कि आपने जो कहना है ऐसे ही करना है, उसमें अपनी मैनिपुलेशन नहीं करनी है। इसका लॉन्ग लर्निंग कर्व है। ट्रेनिंग जिस तरह मैंने की है डे एंड नाइट करके, इस तरह कोई भी नहीं कर पाता। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की है, चंद एक को कर पाया हूँ। और दूसरा ये भी था कि काफ़ी सीनियर लोग थे, उनको ये भी होता था यार जूनियर कल का आ गया, इसको कैसे इससे सीखें। लेकिन बहरहाल मेरे बहुत सारे लोग हैं जो सियालकोट में और गुजरांवाला में, बखर में, 1-2 जगह और भी वो कर रहे हैं, मतलब मेरे से ट्रेनिंग करके कर रहे हैं सर। तो ये मैं अपने तक नहीं रखा। सर ये इंटरनेशनल लिटरेचर है जो कि इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। रिकरेंट्स में और कॉम्प्लिकेशंस में यही एक टूल हमारे पास रह जाता है, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेर थेरेपी है सर। सेफ़ है, OPD बेसिस पे हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सॉरी सर, इसमें दोनों चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं कि जो मेन ट्रंक है उसको स्ट्रिपिंग करते हैं और दूसरे को जो है वो परफोरेटर्स के, तो कम्बिनेशन भी चलता है और सोलो भी चलती है। अकेली ऊपर ट्रंक को भी आप स्क्लेर थेरेपी कर दें, हो जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन वो हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके साथ। ट्रंक का साइज़ बड़ा होता है जी। सर इंटरनेशनली अच्छे नहीं हैं वो, उनके जो क्राइटेरियाज़ को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है
कि मेरी थोड़ी सी चीज़ें टेक्निक में थोड़ा सा मैं नफासत लाया हूँ, थोड़ी सी चेंज लाया हूँ, तो उसमें मेरा फॉर्म भी कम यूज़ होता है और बड़े प्रोमिसिंग रिजल्ट्स हैं। जी सर। रीकैनलाइजेशन 85% इसकी जो सक्सेस रेट इंटरनेशनली उन्होंने दी हुई है कि 84% है इसकी सक्सेस, लेकिन मेरी 90% है अल्हम्दुलिल्लाह, 90% से भी ऊपर है कि मतलब मुझे रीकैनलाइजेशन का पेशेंट शायद 1-2 मिले हैं सर। सर जी सर, नहीं होते जी सर। ये सर कि एक चीज़ है कि जिसमें अल्सर डेवलप हो गया, एक में नहीं डेवलप। जी सर। तो एज ए फिजिशियन हम उसको क्या रास्ता होगा उसके लिए, मतलब फौरी तौर पर अगर वो नहीं कराता है, रिफ्यूज करता है सर्जिकल वास्कुलर सर्जरी, हाँ जी, तो क्या फ्यूचर में जब अल्सर हो जाएगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीट करना? डेफिनेटली सर। विद टाइम होता ये है कि विद टाइम जो है ना, ये जब स्टैंडिंग में उसने जाना है ना सर, तो वेंस की बेसिकली पैथोलॉजी ये होती है कि वेंस की वाल जो होती है ना वो वीक होती हैं, तो विद टाइम जब प्रेशर बढ़ता रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी और वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा उसका हील करना। ठीक है, उस हीलिंग से मुराद ये कि इसके रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिले आता जाएगा। लेट्स से कि लेट प्रेजेंटेशन वाले को एडीमा होता है ट्रीटमेंट के बाद भी, वो मैनेज करना पड़ता है हमें, लेकिन ये कि जो अर्ली प्रेजेंटेशन वाले को एडीमा नहीं होता सर, उसका ट्रीटमेंट ही करना सर। ये ट्रीटमेंट उसको पहले तो हमने एवेल्यूएट करना है ना, वजह क्या है। अगर वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आता तो मिनिमम कंप्रेशन जो क्रेब मैंने की है ना सर, क्रेब इस तरह करके उसको कहें ज़िंदगी चलाओ, अपना काम चलाओ, लेकिन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप सीख करो मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट सीख करो, बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत इकनॉमिकल है, लेकिन उसके ना करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंस। हाँ जी, स्टॉकिंग का रोल है, लेकिन स्टॉकिंग हमारे यहाँ जो आती है, जिस क्वालिटी की आती है ना सर, वो मैं रिकमेंड करता हूँ बिलो नी सिर्फ। अबव नी वाली एक तो जो अच्छी होगी वो टॉर्निकेट बन जाएगा सर, उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, यहाँ पे रस्सी सी बन जाएगी, वो उल्टा उसका रिवर्स इफेक्ट गलत आएगा। दूसरा जो है, अगर लो क्वालिटी लेंगे तो ऊपर से मुंह खुल जाएगा इस तरह उसका, तो वो इफेक्टिव नहीं रहती सर। हाँ जी, कंप्रेशन ही। जो इसके लिए रिकमेंडेड ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग्स हैं वो यूके से मिलती हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, तो उसमें फिर मैं बिलो नी तक की एडवाइस करता हूँ कि आप बिलो नी तक यूज़ करें या क्रेप बैंडेज करें। क्रेप बैंडेज डेली ये कि एक दफ़ा हम ट्रेन कर देंगे ना सर, तो वो घर में खुद ही कर लेगा, जब काम पे जाना है या वर्किंग करनी है तो उस वक्त क्रेप बैंडेज कर ले, बाकी चलता रहे। जी, कंप्रेशन पेन रिलीफ। जी सर। सर ना नो ऐसा नहीं है सर, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। बड़े बड़े अल्सर हील हुए हैं, मेरे पास सारी वो डाटा मौजूद है सर, पेशेंट के बड़े बड़े अल्सर थे और हील किए, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। मतलब सर साथ पैरेलल चलता है सर, ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। जी सर, जी। इसलिए सर इंजेक्शन आता है STS के नाम से, सोडियम टेट्रा डीएसाइल सल्फेट के नाम से, ये इंडिया में बनता है और सर यूके में बनता है। क्या कास्ट क्या है? कास्ट उसकी अबाउट 15 से 2000 का एक इंजेक्शन। जो लिवर में यूज होती है, लिवर में मल्टीपल स्क्लेरोजिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। एक लिवर में जो वेरिकोस्टीज बनती हैं, इसोफेजियल वेरिसेस है, वहाँ पे भी स्क्लेरोथेरेपी होती, लेकिन हर जगह का डिफरेंट है। लेट्स से कि मैं फेस के ऊपर वेरिकोस्टीज डील कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं उसमें ब्लेओमाइसिन यूज़ करूँगा सर। वो डिफरेंट एजेंट्स हैं। आपने चेंज किया हुआ ना? नहीं, वो उसको अपडेट उसने किया है, सॉरी। हाँ, वो वीडियो क्या कितनी देर हुई? बस अभी जस्ट स्टार्ट किया था। हाँ, वो अभी जस्ट। इसलिए बंद हो गई। हाँ जी, तो इंटरनेशनल डाटा सा इसको सपोर्ट करता है। 85% इसकी सक्सेस रेट है, और थोड़ा सा मतलब मेहनत ज़्यादा की जाए तो अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, कोई इशू नहीं है। सॉरी, हेमराइड्स के अंदर जो है वो फिनोल विद एलिमेंट ऑयल यूज़ करते हैं सर। ठीक है, यही मैंने अर्ज़ किया ना सर, उसमें ये नहीं यूज़ करते। बेसिकली लोग कर रहे हैं, ट्रायल है, आई एम नॉट ट्रेंड फॉर दैट, मैं नहीं करूँगा। क्यों कि वो एक ख़राब हो गया तो वो फिर हाँ जी, पेशेंट तो होगा ही होगा, डॉक्टर भी होगा साथ। तो इसके लिए जिस चीज़ के लिए वो रूटीन हमारी जो है उसी को हम फॉलो करते हैं। लेट्स से पिछले 4 साल में टोटल स्ट्रिपिंग लाइगेशन के 3 से 4 पेशेंट हमने किए, वो भी प्रोटोकॉल थे कि जी प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं यार इनका ये भी करो।
अच्छा, बाद में वो तब की बात है जब प्रोफेसर साहब अभी इतना ट्रस्ट में नहीं थे। उसके बाद मैंने कोई भी स्ट्रिपिंग लाइगेशन नहीं की, यही कर रहे हैं। अबाउट 1500 पेशेंट मैं कर चुका हूँ सर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। सर कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं अल्सरेशन? सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं ना, एब्डोमिनल मैस, अब बेसिकली तो वेनस इंगॉर्जमेंट है ना सर, तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, एब्डोमिनल मैस, और ये मेन 2 फैक्टर्स हैं। प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स होती हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी के साथ मैं, मेरी फ़ीमेल कोलीग्स भी बैठी हुई हैं, प्रेगनेंसी में जब होती हैं ना मैडम, तो वो होता ये है कि जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वैनिश हो जाती हैं। तो खातून भी कंप्रोमाइज़ कर लेती, कभी हुई थी वैसी प्रेगनेंसी की वजह से हुई होंगी, तो वो इलाज नहीं करवाते, नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आती। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने सिर्फ कंप्रेशन देनी है स्टॉकिंग से या क्रेप बैंडेज से। जो ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो उन्हें कहना जी आप डॉपलर करवाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि नेक्स्ट से पहले ये ट्रीट हो जाए।